नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का नया खंड सामानों की आवाजाही के बुनियादी ढांचे और तेजी से विकास को बढ़ावा देगा। देशव्यापी दूसरा कोविड टीकाकरण अभ्यास कल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में होगा। भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अमेरिकी कांग्रेस ने अगले राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस के नामों की पुष्टि की। और सिडनी में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 166 रन बनाए। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का 306 किलोमीटर लंबा न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने विश्व की पहली न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष मालवाहक गलियारे को देश के लिए परिवर्तनकारी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस खंड के शुरू होने से हरियाणा के रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ और राजस्थान के अजमेर तथा सीकर में उद्योगों को फायदा होगा। पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर भी यूपी, हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में यही काम करने वाला है। हरियाणा और राजस्थान में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही, साथ ही महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी देगा। इन राज्यों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उद्यमियों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचने का मार्ग खुल गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे विनिर्माण इकाइयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक कम लागत पर अपने उत्पाद पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस गलियारे से इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। अपने पोर्ट्स को ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को कनेक्ट किया जा रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। आज देश भर में फ्रेट कॉरिडोर्स की तरह ही इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, डिफेंस कॉरिडोर्स, टेक क्लस्टर्स, इंडस्ट्री के लिए ऐसी विशेष व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। जब दुनिया देखती है कि चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे इंडस्ट्री हो, हर के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बन रहा है, तो उसका एक और सकारात्मक प्रभाव पड़ना निश्चित है। श्री मोदी ने कहा कि इस गलियारे में 135 स्टेशन होंगे। इन्हें बहुआयामी ढुलाई केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और छोटे उद्योगों को भी लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगा। आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम 2 पटरियों पर एक साथ चल रहा है। एक पटरी इंडिविजुअल व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ा रही है और दूसरी पटरी देश के ग्रोथ इंजन को नई ऊर्जा मिल रही है। अगर व्यक्ति के विकास की बात करें तो आज देश में सामान्य मानवी के लिए घर,
टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस, सड़क, इंटरनेट जैसी हर सुविधा को उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरी पटरी का लाभ देश के ग्रोथ इंजन्स, हमारे उद्यमी, हमारी इंडस्ट्री को हो रहा है। और आज समय की मांग है कि भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैचिंग करे, इस दिशा में ले ही जाना होगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने हाल ही में स्वदेश निर्मित 2 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है। इससे देश के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का पता चलता है। कुछ ही दिन पहले भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी, आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके, सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो। आज हर भारतीय का आह्वान है, न हम रुकेंगे, न हम थकेंगे, हम सब मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे पर मालगाड़ियों की आवाजाही शुरू होने से राजस्थान और हरियाणा में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को फायदा होगा। हमारे जयपुर संवाददाता ने बताया है कि ये गलियारा राजस्थान के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस खंड के शुरू होने से रेलों के माध्यम से होने वाली माल ढुलाई में तेजी आएगी और यह समय पर हो सकेगी। दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर मालगाड़ियों का दबाव कम होने से नई यात्री रेलों के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। यह कॉरिडोर राजस्थान के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे राज्य के जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर तथा अलवर जिलों में विकास को नई गति मिलेगी। इन जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। साथ ही इससे वस्त्र, स्टोन, सीमेंट, हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास कल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है। प्रस्तावित स्थान पर लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रो प्लानिंग समेत टीकाकरण अभियान की पूरी योजना का परीक्षण जिला अधिकारी की निगरानी में होगा। इस पूर्वाभ्यास में राज्य, जिला, प्रखंड और अस्पताल स्तर के सभी अधिकारियों को कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सभी पहलुओं की जानकारी भी दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों के साथ पूर्वाभ्यास के पहले हुई बैठक में कई स्तरों पर संबंधित पक्षों के अथक प्रयासों की सराहना की। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी और चिकित्सा जगत के लोग इस अभियान में शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने टीका विकसित करने वाले वैज्ञानिकों का भी आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में विकसित कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में इसकी तेजी से आपूर्ति करने के प्रयास कर रही है। 2 वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि 2 हमारी वैक्सीन्स जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन्स को देश की, समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कुछ ही समय के बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। कोविड पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल की सराहना करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 के टीकाकरण की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश ने पिछले 1 साल के दौरान कोविड महामारी का मजबूती से मुकाबला किया है। इसी वजह से देश भर में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। संतोष की बात यह है कि इन 1 करोड़ 3 लाख केसेस में से
आज सुबह तक 1,16,859 लोग आप सबके डॉक्टरों के, हमारे कोविड वॉरियर्स के, सभी के प्रयासों से वो ठीक होकर अपने अपने घर लौट गए और केवल 2,28,083 केसेज एक्टिव हमारे बचे हैं। जो केसेज पिछले कुछ समय पहले संख्या 1 लाख तक लगभग पहुंच गई थी, आज 24 घंटे में 20,346 केसेज केवल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अद्वितीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को विन का भी उल्लेख किया, जो टीके के वास्तविक उपलब्धता, उनके भंडारण के तापमान और कोविड-19 टीके के प्रत्येक लाभार्थी के बारे में सही जानकारी देगा। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर 78 लाख से अधिक लाभार्थी पहले से ही पंजीकृत हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को आश्वस्त किया कि हर व्यक्ति तक टीका पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए देश की कोल्ड चेन अवसंरचना को पर्याप्त रूप में उन्नत किया गया है। इसके लिए सिरिंज और अन्य जरूरी सामग्री को पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे वैक्सीन की सुरक्षा और उसके असर के बारे में चल रही अफवाहों और भ्रामक जानकारी के प्रति सतर्क रहें। उन्होंने सोशल मीडिया पर टीके के दुष्प्रभावों के बारे में चल रही अफवाहों को आधारहीन बताया। डॉक्टर हर्षवर्धन कल तमिलनाडु का दौरा करेंगे और व्यक्तिगत रूप से तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही निर्धारित स्थलों पर पूर्वाभ्यास संचालन भी देखेंगे। वो सरकारी अस्पताल चेन्नई में सत्र स्थल का दौरा करेंगे और उसके बाद सरकारी ओमांडूरार अस्पताल चेन्नई भी जाएंगे। दोपहर में डॉक्टर हर्षवर्धन पेरियामेडु में जनरल मेडिकल स्टोर और चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निजी टीकाकरण केंद्र भी जाएंगे। महाराष्ट्र में कल 30 जिलों और 25 नगर निगमों में टीकाकरण अभ्यास किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि हर जिले में 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर तथा नगर निगम सीमा में 1 केंद्र पर पूर्वाभ्यास किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। श्री टोपे ने कहा कि इस बार के पूर्वाभ्यास में कोविन ऐप वास्तविक रूप में कैसे काम करेगा, ये जानना महत्वपूर्ण रहेगा। टीकाकरण प्रक्रिया को कार्यान्वित करने से पहले किस तरह की तैयारी और नियम आवश्यक हैं, इसका आकलन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर एक स्वास्थ्य संस्थान 25 लाभार्थियों की पहचान कर कोविन ऐप में मैपिंग शीट तैयार करेगा। सभी लाभार्थियों को SMS भेजकर टीकाकरण का समय भी बताएगा। कल उन्हें टीकाकरण का संचालन कर किसी भी संभावित दुष्प्रभाव के लिए निरीक्षण करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें शीतगारों के संपर्क में रहना होगा और टीके की मात्रा का हिसाब कर दैनिक आवश्यकता और उपयोग के बारे में सूचित करना होगा। श्री टोपे ने कहा कि एक सफल पूर्वाभ्यास स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाएगा। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार सरकार ने कोविड टीकाकरण की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि टीकाकरण में उपयोग की जाने वाली 1.5 करोड़ से अधिक सिरिंज राज्य के विभिन्न जिलों में भेज दी गई हैं। टीके के वितरण के बारे में उन्होंने बताया कि केंद्र से मिलने वाले टीकों को पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखा जाएगा। वैक्सीन उसको रखने का और फिर जो एक एक आदमी का वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा, तो उसको जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए एक ही जो बना हुआ है सीरीज, तो वो भी आ गया है पूरे तौर पर। पूरी तैयारी हो गई। सबसे पहले यहाँ रहेगा, 10 जगहों से फिर सभी जिलों में भेजा जाएगा। नालंदा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 15 लाख टीकों को वैक्सीन स्टोर में रखा जाएगा। हमारे यहाँ तकरीबन 15 लाख वैक्सीन एक साथ स्टोर की कैपेसिटी है और 6 लाख और बढ़ाने की बात है। मतलब 21 लाख तक वैक्सीन हम लोग एक समय में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोविड के वैक्सीन के स्टोर की माकूल व्यवस्था है और जब भी आएगा तो हम लोग इसको उचित ढंग से कर पाएंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। अब तक 1,16,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रतिदिन संक्रमणग्रस्त होने वालों की संख्या भी लगातार कम होकर 25,000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 20,346 नए मरीज सामने आए। इस समय देश में मरीजों की संख्या लगभग 2,28,000 है। इनमें से लगभग 60% रोगी घर पर आइसोलेशन में हैं। संक्रमण मुक्त होने वालों की दर लगातार बढ़ते हुए 96.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,587 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इससे मृत्यु दर में भी कमी आई है। इस समय ये 1.45% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 222 लोगों की मौत हुई है।
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 9,37,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही जांच की कुल संख्या लगभग 17 करोड़ 84 लाख हो गई है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जांच सुविधाओं में लगातार वृद्धि से ये संभव हो पाया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्यों को पत्र लिखा है। इन राज्यों में पिछले कुछ दिन में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं और नए मामले देश के कुल सक्रिय मामलों का 59% हो गए हैं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे संक्रमण के मामलों, विशेषकर कुछ देशों में पाए गए कोविड के नए स्वरूप के देश में पहुंचने को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से कहा है कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति का कड़ाई से पालन करें तथा संक्रमण को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास करें। दिल्ली सरकार ने अपने मेडिकल कॉलेजों को तत्काल प्रभाव से फिर से खोलने का आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। सबसे पहले एमबीबीएस और बीडीएस के पहले वर्ष के छात्रों को चरणबद्ध तरीके से बुलाया जाएगा। बाद में अंतिम वर्ष के छात्रों को आने की अनुमति मिलेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज कोविड महामारी पर विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कंपानी चर्चा में भाग लेंगी। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-2331-4444 पर विशेषज्ञों से अपने सवाल कर सकते हैं। श्रोता अपने प्रश्न #AskAIR के जरिए ट्विटर हैंडल @AIRnews पर भी भेज सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का नया खंड सामानों की आवाजाही के बुनियादी ढांचे और तेजी से विकास को बढ़ावा देगा। देशव्यापी दूसरा कोविड टीकाकरण अभ्यास कल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में होगा। भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अमरीकी कांग्रेस ने अगले राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस के नामों की पुष्टि की और सिडनी में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 166 रन बनाए। कोविड-19 महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपना उदारीकृत नया MSME AEO पैकेज लागू किया है। सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों को अधिकृत आर्थिक संचालन बनाने के लिए आकर्षित करने और कई तरह के लाभ ले सकने के योग्य बनाने के लिए CBIC ने अपने मानकों में ढील दी है, बशर्ते ऐसे उपक्रमों को उनके अपने मंत्रालयों से वैध प्रमाण पत्र मिला हो। इन छूट का लाभ वही उपक्रम ले पाएंगे जिन्होंने 1 वर्ष में न्यूनतम 10 सीमा शुल्क निकासी दस्तावेज दायर किए हैं और जिनके पास योजना के लिए आवेदन करने के लिए 2 वर्ष से अधिक का अनुभव है। दस्तावेजी आवश्यकताओं को भी सरल बनाया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी के 3 करोड़ से अधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने सरकार के इस फ्लैगशिप कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद से अगस्त 2019 तक देश के लगभग 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 3 करोड़ 23 लाख घरों को पाइप द्वारा पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया था। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष की छोटी अवधि में ही इस मिशन के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 3 करोड़ 4 लाख नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गांव के हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
श्री कटारिया ने बताया कि गोवा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सभी घरों में पाइप द्वारा जल उपलब्ध कराया जा रहा है। हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब तक 27 जिलों के 458 ब्लॉकों के 66,210 गांवों को साफ पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से खिलौनों की प्रतियोगिता यानी टॉयकैथॉन 2021 को सफल बनाने के लिए अनूठे और रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत करने की अपील की है। शिक्षा मंत्री ने आज कहा कि भारत का खिलौना उद्योग 10,500 करोड़ रुपए का है और 80% खिलौने विदेश से आयात किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि टॉयकैथॉन एक अनूठा मंच उपलब्ध कराएगा जिसमें भारतीय मूल्यों और विचारों पर आधारित नए खिलौने बच्चों में सकारात्मक चरित्र और अच्छी भावनाएं विकसित करेंगे। जम्मू कश्मीर की पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी एक्शन कमेटी ने आज नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। समिति ने 70 से अधिक वर्षों तक प्रतीक्षा के बाद नागरिक अधिकार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। एक्शन कमेटी के अध्यक्ष लब्भाराम गांधी ने डॉक्टर सिंह को ये ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त करने तथा जम्मू कश्मीर को राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में बदलने से पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को सभी अधिकार मिल गए हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि इससे सभी शरणार्थियों में खुशी की लहर है और इसका श्रेय केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को जाता है। रेल मंत्रालय ने 21 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2020 की अवधि में यात्रा के लिए काउंटर से खरीदे टिकटों को रद्द करने और आरक्षण काउंटरों पर किराया वापसी की समय सीमा में बढ़ोतरी की है। अब ये अवधि यात्रा की तारीख से 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने तक कर दी गई है। यात्रा की तारीख निकलने के 6 महीने बाद संभव है कई यात्रियों ने अपने टिकटों को जोनल रेलवे के टीडीआर के माध्यम से या सामान्य टिकटों के साथ मूल टिकटों के माध्यम से जमा किया हो। ऐसे में यात्रियों को पीआरएस काउंटर टिकटों का भी पूरा किराया वापस किया जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों में मुर्गियों, कौओं तथा प्रवासी पक्षियों के अस्वाभाविक रूप से मरने की घटनाओं को देखते हुए पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव ने राज्यों के साथ बैठक की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एवियन फ्लू के संक्रमण को रोकने के प्रयासों को तेज करने पर चर्चा हुई। अब तक केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इस बीमारी के मामले मिले हैं। केरल में प्रभावी जिलों में संक्रमित पक्षियों को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में जलाशयों, पक्षियों के बाजारों, चिड़ियाघरों और पोल्ट्री फार्मों में विशेष निगरानी पर जोर दिया गया है। पशुपालन विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि स्वस्थ मुर्गियों के मांस और अंडों के इस्तेमाल से मनुष्यों में बर्ड फ्लू का खतरा है। ये जो बीमारी है इससे ना तो अंडा खाने में ना मुर्गी का मांस खाने में कोई रोक टोक है, क्योंकि दोनों चीज कोई कच्चा नहीं खाता है और इसमें इसके द्वारा इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो हम लोग हर स्टेट को ये बताया है और हर स्टेट को ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आप ही अपने माध्यमों के द्वारा इसकी पब्लिसिटी करें कि ये बर्ड फ्लू के कारण जो लोग हैं वो अंडा या मांस खाने के ऊपर में कोई रोक नहीं है अगर वो लोग खाना चाहते हैं तो। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में पोंग बांध क्षेत्र में बर्ड फ्लू के कारण 300 से अधिक विदेशी पक्षियों की मौत हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक बांध के इस इलाके में 3,300 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। कांगड़ा जिले में प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद प्रशासन ने देहरा, जवाली, फतेहपुर और इंदौरा उपखंडों में मुर्गी, मछली तथा अन्य पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। पोंग बांध वन अभ्यारण्य मरने वाले प्रवासी पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा का वायरस पाया गया। केरल के अलपुझा जिले में बर्ड फ्लू से फैलने के बाद एक केंद्रीय दल ने वहां का दौरा किया और इस संक्रमण के बारे में जानकारी एकत्र की। संक्रमण से मरने वाले पक्षियों को दफनाने के अलावा संक्रमित पक्षियों के निपटान के उपायों पर भी चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने दल के सदस्यों को कोविड संक्रमण के मामलों के बारे में भी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए 28,400 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास पैकेज की आज घोषणा की। उपराज्यपाल ने कहा कि पैकेज का उद्देश्य मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, नई इकाइयां स्थापित करना, 4,50,000 रोजगार पैदा करना और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करना है। ये पैकेज 17 वर्ष यानी 2037 तक लागू रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय सेक्टर योजना को मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति द्वारा
स्वीकृत किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद से छुटकारा दिलाकर वहां विकास कार्य शुरू किया है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रभावशाली नेतृत्व के कारण ही पहली बार ये योजना ब्लॉक स्तर पर औद्योगिक विकास लेकर आई है। इससे घरेलू उत्पादों को बल मिलेगा और ब्लॉक स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री शाह ने कहा कि इस योजना से जम्मू कश्मीर में लघु उद्योगों, हस्तशिल्प तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। तेलंगाना देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों में सुधार ULB को सफलतापूर्वक लागू किया है। राज्य ने खुले बाजार से ऋण लेकर 2,508 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में सफलता पाई है। वित्त विभाग ने आज इसके लिए अपनी अनुमति दे दी। तेलंगाना अब मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के साथ ऐसे सुधार लागू करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। शहरी स्थानीय निकायों में सुधार कर लेने के बाद इन 3 राज्यों को 7,406 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उधार देने की अनुमति दी गई है। पुद्दुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाने की मांग को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस तथा उसके सहयोगियों द्वारा बुलाए गए अनिश्चितकालीन धरने के लिए पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला मजिस्ट्रेट पूर्वा गर्ग ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में धारा 144 लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि राजनिवास, विधानसभा, मुख्यमंत्री कार्यालय और निवास स्थान, मुख्य सचिवालय, चुनिंदा कोविड अस्पतालों और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जगहों के 500 मीटर के दायरे में धरने की अनुमति नहीं है। किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दंड का प्रावधान है। ये भी कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी तरह का प्रदर्शन, धरना या रैली नहीं की जा सकती। सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 3 कंपनियां पुद्दुचेरी में तैनात कर दी गई हैं। राजनिवास और विधानसभा के सामने भारती पार्क को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। पुद्दुचेरी से चंद्र मोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की संसद ने जो बाइडेन को देश का अगला राष्ट्रपति और कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की औपचारिक घोषणा कर दी है। इस निर्णय के बाद श्री बाइडेन के लिए 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने का रास्ता साफ हो गया है। श्री ट्रंप ने भी सत्ता के सुचारू हस्तांतरण का भरोसा दिलाया है। इससे पहले वाशिंगटन डीसी के पुलिस प्रमुख ने बताया कि बुधवार को अमेरिका की राजधानी में चुनाव प्रक्रिया से कांग्रेस को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस संबंध में 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका की राजधानी में 15 दिन के लिए आपातकाल घोषित किया गया है। बांग्लादेश ने 1971 में उसके मुक्ति संग्राम के दौरान वहां के लोगों के खिलाफ की गई नरसंहार की घटनाओं के लिए पाकिस्तान से आधिकारिक तौर से माफी मांगने को कहा है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री ने आज ढाका में पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान अहमद सिद्दीकी को बताया कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मामलों को हल करने के लिए इस तरह की माफी तथा बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस बुलाने के अलावा संपत्तियों का बंटवारा किया जाना जरूरी है। सिडनी में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 166 रन बना लिए थे। स्टीव स्मिथ 31 और मार्नस लेबुशैन 67 रन बनाकर क्रीज पर हैं। मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी ने एक विकेट लिए। 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। कोलकाता में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल से शुरू हो रहा है। कोविड महामारी के मद्देनजर इस वर्ष सप्ताह भर चलने वाला ये कार्यक्रम को छोटे पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने आज बेंगलुरु में कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में राज्य के जिलों में प्रत्येक किसान सहायता केंद्र के लिए ऐसी एक वैन उपलब्ध कराने का कृषि विभाग का प्रस्ताव है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का नया खंड सामानों की आवाजाही के बुनियादी ढांचे और तेजी से विकास को बढ़ावा देगा। देशव्यापी दूसरा कोविड टीकाकरण अभ्यास कल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में होगा। भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग स्वस्थ हुए।
अमेरिकी कांग्रेस ने अगले राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस के नामों की पुष्टि की। और सिडनी में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 166 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।